बाजार के जो इन्वेस्टर्स है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एक अच्छी रिकवरी, कब एक अच्छा बुल रन आए और कहाँ से वो लीडरशिप दिखेगी। ये तमाम तरह के सवाल उनके मन में है, लेकिन एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे हैं। हालांकि आरबीआई से लेकर सरकार लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है कि कैसे एफआईआईज की वापसी हो, रुपए को सपोर्ट मिले और जो महंगाई का खतरा है कच्चे तेल की वजह से, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, उसको कैसे कम किया जाए। इन तमाम मुद्दों के बीच आपको इस बाजार में क्या करना है, ये बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। चोकलिंगम जी हैं, इकोनॉमिक रिसर्च के फाउंडर हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट सर। सर, शुरुआत हम इस तरह से करना चाह रहे हैं। आरबीआई के कदम काफी अच्छे थे, अभी रिसेंट पॉलिसी डिसीजंस में साफ तौर से दिख रहे थे। हालांकि उन्होंने लगता है कि महंगाई बढ़ने का खतरा है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी कम कर दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे रिस्क अभी भी है? उनके क्रेडिट ग्रोथ पर भी इसका असर आने वाले समय में दिख सकता है क्या? बैंकिंग एज ए स्पेस आपको कैसा लग रहा है? बैंकिंग में अभी साइक्लिकल प्रॉब्लम है, बट ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चरली देखते हैं, स्ट्रक्चरल मतलब लॉन्ग टर्म में देखते हैं, द क्रेडिट ग्रोथ इज स्टिल इन डबल डिजिट 16%। दो तीन बहुत अच्छा डेवलपमेंट है बैंकिंग सेक्टर में। एक ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ, दैट इज अ मेन बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री। सो कोविड के बाद तो 5% नीचे आया ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ। अभी 15-16% है क्रेडिट ग्रोथ। सेकंड, 10 साल पहले आउटस्टैंडिंग नेट एनपीए बैड एसेट, वो परसेंटेज 7% तक ऊपर गया। अभी गवर्नमेंट बैंक्स में लेस देन 1% आ गया। ज्यादा बैंक को 0.5 0.6% में नीचे आ गया बैड एसेट्स। सो रिकॉर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ एसेट्स है। एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज ईरान वार। बिकॉज ऑफ ईरान वार ऑयल प्राइस बढ़ गया। सो बिकॉज ऑफ राइज इन ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन ऊपर गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। सो कॉर्पोरेट अर्निंग थोड़ा नीचे आया। बट वंस war ends, it will solve all the major external economic problems for India. I am very confident. Oil price will crash. ये $60 से $124 तक ऊपर गया, अभी $95 पे है। सो वंस war ends, ये ऑयल प्राइस कम से कम $70 या बैरल आ जाएगा। So that will be the trigger point for Indian economy, markets and banking sector. So उसमें लॉन्ग टर्म का इश्यूज नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। इवन मानसून 90% हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अभी कल्टिवेबल लैंड इरिगेशन फैसिलिटीज देखते हैं, 55% लैंड का इरिगेशन फैसिलिटीज है। एंड लास्ट 3 years we had a record level of food grain production. So monsoon failure also is not going to make a big difference to banking sector. So हम इन्वेस्टर्स एक ही काम करना, तो मॉनिटर करना वेस्ट एशिया ऑयल प्राइस, देयरफॉर दोनों मॉनिटर करना। सो बाय एनी चांस some compromise comes in West Asia and oil price starts falling $5-10, that is the time to jump on to the banking stocks in a big way. ओके, तो आपने बिल्कुल क्लियर राय हैं। उनका कहना यह है कि जैसे ही यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क, ईरान वॉर अगर पूरी तरह से खत्म होता है, वही एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए और बाकी अन्य सेक्टर को लेकर। उस पर ध्यान रखिए। उसके बाद कच्चे तेल में भी तेज गिरावट आएगी, रुपए को भी सपोर्ट मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी की जो डेफिसिट की स्थिति बन रही है वो भी कम होगी और उसका फायदा क्रेडिट ग्रोथ भी बैंकिंग सेक्टर को भी दिखेगा। मॉनसून, लेकिन सर आपने कहा कि बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है सामान्य से कम मानसून का, उसके लोअर बैंड के आसपास का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है इस बार ड्राउट जैसी स्थिति भी ना बन जाए, क्योंकि एल नीनो ईयर है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी वाली थीम है, जिसमें एफएमसीजी कंपनीज आती है, ऑटो सेक्टर, ट्रैक्टर वाली कंपनीज वगैरह आती है, ये तमाम ऐसे टू व्हीलर कंपनीज आती है, उनका पूरा ग्रोथ उस पर काफी ज्यादा टिका है, रूरल इकोनॉमी पे, वहां से होने वाले इनकम पे, और रूरल इकोनॉमी की इनकम मॉनसून पे निर्भर करती है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या इन सेक्टर के लिए ये साल कुछ चैलेंजिंग भरा रह सकता है क्या, खास करके ऑटो, रूरल बेस्ड वाली और एफएमसीजी पे? अभी आईएमडी फोरकास्ट किया 10% शॉर्टफॉल फोरकास्ट किया रेनफॉल पे। ये साउथ वेस्ट मानसून जून 1 तारीख को शुरू होता,
सितंबर 3 तारीख तक ये 4 महीने वो स्प्रेड हुआ था रेनफॉल। अभी देखते हैं अब्सोल्यूट 10% फॉल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज्यादा रूरल डिमांड नीचे नहीं आएगा। क्यों? लास्ट 3 साल देखते हैं ना, 3 साल पे बहुत अच्छा था रेनफॉल। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल इंडिया में लास्ट 3 इयर्स में, एंड लास्ट 20 इयर्स में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। अभी ओनली 45% ऑफ द लैंड वो रेन फेड एरिया, 55% को इरिगेशन फैसिलिटीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, हम लोग जीडीपी, इंडिया का जीडीपी देखते हैं, ओनली 18% एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूट होता है। ये 18% में 6% जीडीपी फिशरी फॉरेस्ट में आता है। सो प्योर एग्रीकल्चर 12% है कंट्रीब्यूशन इंडियन इनकम का, इंडिया जीडीपी का। तो विद इन दिस 12% ऑल्सो 55% इरिगेटेड फैसिलिटी है लैंड को। सो मैक्सिमम 6% जीडी को इम्पोर्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। सो if monsoon rainfall 10% shortage, your rural demand will not come down badly. The demand for automobile will not come down badly. But because last 3 years you got a lot of groundwater, consistent good rainfall, so groundwater ऊपर गया। So there agriculture का sector का contribution pure rain fed area का बहुत कम है, so it won't. But if rainfall deficit is 20%, 30%, then yes, ऑटोमोबाइल रूरल डिमांड कम हो जाएगा, फर्टिलाइजर डिमांड कम हो जाएगा, ट्रैक्टर डिमांड कम हो जाएगा। सो हम वेट करना, एक एवरी डे मानसून अपडेट करता है एमडी डाटा, इन्वेस्टर्स वो देखना, एटलीस्ट वीकली बेसिस में देखना है। भाई एनी चांस फॉल होता 10% के भी ऊपर आता, देन यू हैव टू कट डाउन। अदरवाइज ऑल्सो नाउ इट इज टाइम टू बी वेरी कॉशियस ऑन फर्टिलाइजर स्टॉक्स। फर्टिलाइजर इनपुट प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गया, सब्सिडी ये साल में गवर्नमेंट सब्सिडी डबल हो रहा, सो थोड़ा प्रेशर आ जाएगा उनको, इनडायरेक्टली थोड़ा मार्जिन प्रेशर डेफिनेटली आ जाएगा फर्टिलाइजर स्टॉक को। सो अभी भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर चिंता है, लेकिन ऑटो एफएमसीजी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है कि मॉनसून की स्थिति वैसी खराब नहीं दिख रही है। अभी भी सामान्य से कम वाली स्थिति बन रही है। अगर बहुत ज़्यादा सामान्य से कम या ड्राउट जैसी स्थिति बनती है तब हो सकता है कुछ दिक्कतें हो, अदरवाइज अभी ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो सरप्लस की स्थिति मानसून की, उसका फायदा हमें मिलेगा। हमारा रिकॉर्ड ग्रेन प्रोडक्शन भी हुआ है, 24 और 25 में तो जबरदस्त बारिश भी हुई थी। चलिए सर, अब एक और सेक्टर फार्मा और हेल्थ केयर, यहाँ पर अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है, अच्छी एक्टिविटीज भी दिख रही है, पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? ये दो है सब सेक्टर, फार्मा हेल्थ केयर में। फार्मा प्रोडक्शन स्टॉक्स है, हॉस्पिटल स्टॉक्स है, दोनों में अलग अप्रोच होना चाहिए। सो फार्मा प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा स्टॉक्स थोड़ा ऊपर गया, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज थोड़ा ऊपर गया। हॉस्पिटल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। क्यों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लास्ट 3 इयर्स में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी मंथ और 2 मंथ एक एक्विजिशन डील हो रहा है हॉस्पिटल सेक्टर में। ज्यादा फॉरेन कंपनीज अनलिस्टेड हॉस्पिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा। So last week also one foreign PE fund has taken stake in unlisted hospital at 16 crore rupees per bed valuation. So 2-3 crore 4 crore per bed valuation में मिल रहा है। ये डील्स 8 crore से 16 crore तक अभी हो रहा प्राइवेट डील्स। सो ज्यादा इंटरेस्ट है। बिजनेस सेक्टर का आउटलुक देखते हैं, बहुत अश्योर्ड डिफेंसिव सेक्टर है हॉस्पिटल। कुछ भी होता, वार, ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज एज पॉपुलेशन ग्रोस डिसीज ग्रो एंड डिमांड फॉर हॉस्पिटल ग्रोस। सो इन्वेस्टर्स स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द हॉस्पिटल सेक्टर। अब क्या देखना, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखना, बाद में एंटरप्राइज वैल्यू पर बेड 3-4 करोड़ में मिलते, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये सेक्टर ऐसा है जो हर दौर में चलने वाला है, हर एरा में चलेगा, इसलिए ये सेक्टर आपको बेहतर भी लग रहा है। सर, कौन से सेक्टर आपको ज्यादा वैल्यूएशंस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से अभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां
ओवर वैल्यूएशन अभी भी आपको दिख रहा है और ग्रोथ की भी गुंजाइश कम दिख रही है, वो सेक्टर बता दे। अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप्स में है। आप देखते हैं ना, एक डायकोटमी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या डिफरेंस। आप सेंसेक्स निफ्टी देखते हैं, बड़ा बड़ा सेक्टर्स का स्टॉक्स है, सीमेंट, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, फार्मा। बट स्मॉल कैप में देखते हैं ना, ऐसा सेक्टोरल क्लासिफिकेशन थोड़ा वीक है, उसके थीम है उनमें, उसमें स्मॉल आईटी कंपनीज है, वो एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज है, स्मॉल होटल्स है, सोलर कंपनीज है, ईएमएस थीम है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा ज्यादा थीम्स है। अच्छा वेल्थ इन द पास में ये थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है, सो अपॉर्चुनिटीज अभी ज्यादा है। और एक ही पॉइंट है, FI is continuously selling for last 3 years and they are selling largely in the large cap with a sectoral approach. अभी लास्ट मंथ में आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा सेल किया, बट स्मॉल कैप में FI का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, सो उसमें FI सेलिंग से थ्रेट नहीं है, उसमें डर नहीं है वो सेगमेंट में। सो अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स देखना है स्मॉल कैप में। सो लैंड बैंक थीम्स है, स्मॉल सीमेंट कंपनीज टेक ओवर पॉसिबल है। साउथ में 3 कंपनी टेक ओवर हो गया, एक्विजिशन हो गया 1 साल में, और ज्यादा कंपनीज टेक ओवर हो सकता है। होल्डिंग कंपनीज है, और ज्यादा होल्डिंग कंपनीज डिस्काउंट देखते हैं ना, अभी 50, 60, 80% भी मिल रहा है डिस्काउंट में। सो दीज आर द सम ऑफ द थीम्स द इन्वेस्टर्स कैन सी इन स्मॉल कैप। ओके। सर आईटी को लेकर क्या राय बन रही है? आईटी लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हर एक्सपर्ट्स हम एक बार राय ले ही लेते हैं, क्योंकि आईटी सबसे ज्यादा पिटा हुआ सेक्टर है, तो लोगों को लग रहा है कि क्या टैक्टिकल बाई होना है या लॉन्ग टर्म प्ले होना चाहिए? आपकी राय क्या है? लॉन्ग टर्म में नहीं है, फ्यूचर नहीं है, लार्ज कैप आईटी में फ्यूचर नहीं है। क्या है ना, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स है। 1990s में देखते हैं ना, 1990s अर्ली 2000 में ये आईटी सेक्टर का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 30%, 40%, बाद में 20% हो गया। अभी 1 साल पहला 4%, 6% आ गया ईयर ऑन ईयर आईटी रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म पे। अभी लास्ट ईयर पे 2% हो गया। अभी ये थ्रेट है, इसके लिए ज्यादा फोरकास्ट 0 to 2% है। क्या प्रॉब्लम है ना, 90s में हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन था 90s में, 1990 एंड में। अभी 200 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स, बेस बहुत ज्यादा ऊपर गया। ये बेस में ज्यादा बड़ा ग्रोथ आने के लिए मुश्किल है। सो और सेकंड प्रॉब्लम ये थ्रेट आ गया अभी। सो इसके लिए स्टैग्नेशन हो सकता, नहीं तो 1-2% ग्रोथ हो सकता, नहीं तो 1-2% डी ग्रोथ भी हो सकता। सो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वेल्थ क्रिएशन आईटी सेक्टर में नहीं है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बट एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज है, उनके पास ज्यादा कैश है। सो 2014 से 2019 तक 5-6 कंपनीज टेक ओवर हो गया। वो टाइम भी ये रेवेन्यू ग्रोथ बड़ा इशू था आईटी का सेक्टर को, इसके लिए ज्यादा कंपनीज टेक ओवर हो गया। सो पोलारिस, पट्टी कंप्यूटर, ऐसा ज्यादा कंपनीज टेक ओवर हो गया, माइंट्री। सो अभी भी ये ग्रोथ इशू है, इसके लिए टेक ओवर एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज है। थोड़ा अच्छा क्वालिटी स्मॉल कैप आईटी सेक्टर में देख सकते हैं। उसमें क्या करना, एंटरप्राइज वैल्यू टू आईटी रेवेन्यू पहला 3% में एक्विजिशन हो गया। अभी बिलो 2 टाइम्स मिलते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटीज है। लार्ज कैप में 5-10% हो सकता, क्यों ज्यादा स्टॉक्स 40-50% नीचे आ गया। सो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज है लार्ज कैप में, बट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कि एक काफी पिटा हुआ सेक्टर तो हो सकता है, एक बाउंस बैक आए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं। सर एक सवाल और, आपने कहा कि आईटी कंपनियां, जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां भी है, वो काफी कैश रिच है और वो बायबैक के जरिए और तो R&D पे कम काम करती है, उस कैश का इस्तेमाल ज्यादा वो बायबैक के लिए करती है। आपको लग रहा है कि इनके पास एक मौका है कि AI मॉडल पे काम करने वाले जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको खरीद के भी अपने ग्रोथ को वापस से पटरी पे ला सके? मुश्किल है, इवन छोटा आईटी कंपनी को ग्रोथ आने के लिए मुश्किल है। थोड़ा केयरफुली क्या देखना है, ये प्लेटफॉर्म कितना एफर्ट ले रहा है। लाइक इन्फोसिस हमारा कवरेज स्टॉक्स में रेकमेंड किया। सो ज्यादा ये इंटीग्रेशन हो रहा है उनका सर्विस में, सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो ऐसा डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टर्स ऐसा स्टॉक्स देख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ओके। आपको ये स्मॉल कैप पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि एफआईआईज उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं है, पार्टिसिपेशन उनका यहाँ कम है, तो लोग उस पर नज़र रख सकते हैं, वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही है। सर, अगर पोर्टफोलियो एलोकेट करना हो तो अभी के माहौल में लार्ज कैप में कितना रखें, स्मॉल कैप में कितना रखें और कमोडिटी खास करके गोल्ड, सिल्वर में कितना रखना चाहिए पैसा? तो पहला एक बात बोलना चाहिए, स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है। तो मार्केट में 4000 स्मॉल कैप स्टॉक्स है। सो स्मॉल स्टॉक्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के पहला 4 फैक्टर्स देखना है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी थोड़ा देखना, देन बैलेंस शीट क्वालिटी, ज्यादा डेट है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी, रिसीवेबल क्राइसिस है, ऐसा देखना है। थर्ड, बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी है, वो भी देखना है। फाइनली वैल्यूएशन कंफर्ट देखना है। सो इसमें ये चार फैक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज करते रिस्क बहुत ज्यादा। 20 साल में कम से कम 2-3 लाख करोड़ स्मॉल कैप में कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। सो इन्वेस्टर शुड बी वेरी कॉशियस using these 4 parameters to select small cap stocks. Now asset allocation थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, देन 30-40% मैक्सिमम लार्ज कैप में डाल सकते हैं, बैलेंस 60% तक स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में। तो इक्विटी आने के पहले आपका फाइनेंशियल वेल्थ में, सो आपके पास 100 रुपीज है टोटल फाइनेंशियल वेल्थ, कम से कम 30%, 40% फिक्स्ड इनकम में डालना है, बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना है। तो कभी भी पूरा आपका फाइनेंशियल वेल्थ इक्विटी में मत डालना, बहुत रिस्क है। इक्विटी अभी देख लीजिए, 24 सितंबर से अभी तक कम से कम 12-13% सेंसेक्स नीचे आ गया। सो ऐसा वीकनेस 2-3 साल भी आ सकते हैं, इसके लिए पूरा पैसा मत डालना इक्विटी में। सो कम से कम 30-40% डिपेंडिंग अपॉन रिस्क प्रोफाइल फिक्स्ड इनकम में डालना। बैलेंस 60% में अभी मैक्सिमम 5% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। मेरा व्यू है अभी गोल्ड 3-5% नीचे आ सकते हैं। ये 5 साल में पूरा दुनिया में गोल्ड इन्वेस्टर्स को कम से कम 12,000 लाख करोड़ रुपीस प्रॉफिट मिल रहा है। ग्लोबल गोल्ड प्राइस 150% ऊपर गया 5 साल में। वो ज्यादा लोग वो 5 साल में खरीद दिया गोल्ड, उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है। वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा गोल्ड में दुनिया में, इसके लिए गोल्ड नीचे आ रहा। और 3-5%, 10% भी नीचे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम 3% बिल्कुल हो सकता है करेक्शन। सो इसके लिए अभी गोल्ड में थोड़ा वेट कर सकते हैं। डिक्लाइन में अप टू 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 30-40% फिक्स्ड इनकम, 5% गोल्ड, देन बैलेंस 55% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 30-40% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, अप टू 60% क्वालिटी स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्मॉल मिड कैप में आप देख लीजिए, एफआईएस का एक्सपोजर ज्यादा हुआ तो थोड़ा कम कर दीजिए, बिकॉज एफआईएस आर लाइकली टू कंटिन्यू टू सेल फॉर सम मोर वीक्स और मंथ्स। सो वो पेनिट्रेशन स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क आ सकता है। तो ये मेरा एसेट एलोकेशन एंड इक्विटी एलोकेशन स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही तरीके से आपने एलोकेशन की स्ट्रेटजी बता दी है। 30 से 40% आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रखना है और इतना ही एलोकेशन आपको लार्ज कैप में भी रखना है। उसके बाद बचे हुए 5% गोल्ड में और फिर 15-20% के आसपास इनका कहना है कि क्वालिटी मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी आप नजर रख सकते हैं, वहां भी एलोकेशन कर सकते हैं। सर, जाते जाते 3 टॉप सेक्टर या स्टॉक जो आपको पसंद आ रहे हो, जो रडार पे हर इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए और आगे वहां पे सबसे तेज रिकवरी भी आ सकती है। सो मैं जनरली बोलते नहीं, अभी सिंस यू आस्क्ड आई विल शेयर माय टॉप मोस्ट पिक इज नेस्को, but I want to disclose that we have personally invested after recommending to the clients. We have invested in Nesco. That is one stock I like very much. Second, MSTC, एक गवर्नमेंट PSU स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। ये ई कॉमर्स बिजनेस में है, ऑक्शनिंग बिजनेस में। वो फिजिकल ट्रेडिंग बिजनेस वो बंद कर रहा है। सो 100% इट इज बिकमिंग ई कॉमर्स कंपनी। बहुत नीचे आ गया 3 साल में, तो बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे रहा, कैश रिच कंपनी है। ये सेकंड आइडिया। थर्ड आइडिया, एलजी बालाकृष्णा ब्रदर्स, ये 2 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। उनके पास कम से कम 37 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है। वो 2 व्हीलर चेन मैन्युफैक्चरर है, अच्छा ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर।
सो टू व्हीलर इंडस्ट्री को सप्लाई करता है वो. दैट टू व्हीलर इंडस्ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडस्ट्री नाउ. So even in May, all two-wheeler industries have done very well. So user industry demand is बहुत अच्छा. So ये cash rich company, strong balance sheet company है LG Balakrishna. या traditional कोयम्बतूर based good quality management, good balance sheet. ये 3 स्टॉक में मेरे को बहुत strong conviction है. But among these 3 हम लोग भी personally invest किया नेस्को में. But still I suggest investors to check, consult their investment advisor before investing. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर. जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं. Yeah, disclaimer, as I said, I have invested in Nesco. All these 3 stocks we have recommended to our clients under research license, and our clients would have bought all these stocks. This is a disclosure. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया. आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी. तो इसी तरह के दिग्गजों को लगातार हम अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी पे लाते रहेंगे और उनके इंटरव्यू को आपके सामने रखेंगे और आपको मार्केट की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करते रहेंगे.